गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है या प्रोटीन है। इसके लिए शुरुआत में ग्रिफिथ ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद जो है ग्रिफिथ के बाद जो है एवेरी एट आल उनके साथियों ने उस पर प्रयोग किया और फाइनली हर्शे और चेस का जो प्रयोग था उसने जो है ये प्रूव कर दिया कि वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ है कौन। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एक छोटा सा टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करेंगे। आज ऐसे ही मैं जो है डिस्कस के जो है लिहाज से एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं ना तो मार्कर लिया हूँ ना तो कोई मार्कर का बोर्ड है, बस ऐसे ही मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आनुवंशिक पदार्थ किसके द्वारा खोजी गई या ये किसने प्रूव किया कि वास्तव में डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। प्रश्न ये रहता है कि वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ कौन है, इसकी खोज किसके द्वारा हुई। या कभी कभी पूछ लेता है कि जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट था उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग क्या चीज होती है। और एवेरी एट ऑल के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके साथ में मैकार्टी और मैकलियोड भी थे। और फिर फाइनली जो प्रूफ हुआ था जो है हर्षे एक महिला थी और चेज उसका सहयोगी था, तो दोनों ने मिलकर जो है 1952 में अपना प्रयोग दिया था। तो सबसे पहले हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था वो 1928 में आया था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928 में आया था। ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया होता है जो कि न्यूमोनिया फैलाता है, मानव के शरीर में न्यूमोनिया फैलाता है। और न्यूमोनिया में क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो है फ्लूइड आ जाता है, जिससे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आती है। बच्चों को निमोनिया की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। खैर वो डिजीज का हिस्सा है, उस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो एक बैक्टीरिया होता है वो निमोनिया काज करता है। ठीक है, फेफड़े का शोथ। ठीक है, तो इन्होंने जो है कुछ कल्चर मीडियम तैयार किया और कल्चर मीडियम में इन्होंने जो है कुछ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरियम को उसमें ग्रो कराया। तो कल्चर मीडियम में जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को इन्होंने ग्रो कराया तो उसमें दो प्रकार की जो है कॉलोनी ग्रो कर रही थी। इन्होंने मतलब उसका स्टडी किया तो इनको दिखाई दिया कि उसमें दो तरह की जो है बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रही थी इनके जो है उस कल्चर मीडियम में। तो इन्होंने देखा कि एक जो है बैक्टीरिया की कॉलोनी ऐसी है जिसका जो बाहर का जो सेल वॉल है वो स्मूथ है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बाहर का जो सेल वॉल है वो स्मूथ है, मतलब कि उस पर पॉलीसेकेराइड का मेम्ब्रेन है। एक बैक्टीरियल कॉलोनी ऐसी ग्रो कर रही थी कि जिसके ऊपर जो है स्मूथ पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल से बनी हुई एक सेल वॉल थी। ठीक, सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण वो जब जो है निमोनिया काज करता है तो इम्यूनो सिस्टम उस बैक्टीरियम को नष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि जो सेल वॉल उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का जो स्मूथ कॉलोनी है उसके ऊपर जो पॉलीसेकेराइड का सेल वॉल जो है एक लेयर बना हुआ है वो इम्यूनो सिस्टम से उसको बचा लेता है। किसको? बैक्टीरिया को, जिससे बैक्टीरिया निमोनिया काज कर देता है। और चूहे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आगे जाके हम इसको बताएंगे आपको। तो निमोनिया हो जाता है। और एक दूसरी जो कॉलोनी ग्रो कर रही थी कल्चर मीडियम में, उसके चारों तरफ जो सरफेस था सेल वॉल के ऊपर जो मतलब बैक्टीरियल कॉलोनी थी, उसके सबसे बाहर सरफेस पे कोई भी पॉलीसेकेराइड का मेम्ब्रेन नहीं था। तो पॉलीसेकेराइड के मेम्ब्रेन के ना होने के कारण वो उसको हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो उसको नष्ट कर दे रही थी, जिसके कारण वो निमोनिया काज नहीं कर पा रहा था। मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो है आनुवंशिक पदार्थ कौन है, इसके बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले ग्रिफिथ ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ग्रिफिथ इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये आपके एग्जाम में, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे यूपी बोर्ड के हो, दोनों में ये पूछा जाता है।
या फिर जो है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि एक कल्चर मीडियम तैयार किया। कल्चर मीडियम में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की जो है इन्होंने कुछ जो है बैक्टीरिया की जो स्पीसीज होती हैं उसको ग्रो कराई, और ग्रो कराने के बाद इन्होंने देखा कि दो तरह की जो कॉलोनी है वो ग्रो कर रही है। एक कॉलोनी ऐसी ग्रो कर रही है जिसके चारों तरफ सरफेस पे स्मूथ, मतलब वो सरफेस स्मूथ है, यानी पॉलीसेकेराइड का बना हुआ कैप्सूल मौजूद है, और एक कॉलोनी ऐसी है जिस पर पॉलीसेकेराइड का बना हुआ जो सेल वॉल है या कैप्सूल है वो प्रेजेंट नहीं है। अब जो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ और मतलब जो स्मूथ है उसको इन्होंने एस स्ट्रेन नाम दिया। क्या नाम दिया? एस स्ट्रेन। और जो जिस पर पॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन नहीं है उसको इन्होंने आर स्ट्रेन नाम दिया। क्या कहा मैंने? ऐसी बैक्टीरियल कॉलोनी जिसके सरफेस पे सेल वॉल पॉलीसेकेराइड से बनी हुई प्रेजेंट थी उसको इन्होंने एस स्ट्रेन नाम दिया। इसी को विरुलेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और वायरुलेंट बोलते हैं इसको। और जो दूसरी कॉलोनी थी वो उसके ऊपर जो है उसका जो सरफेस था वो रफ था, मतलब उस पर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, तो उसको इन्होंने आर स्ट्रेन नाम दिया। उसको नॉन वेरुलेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एक वायरुलेंट्स, एक नॉन वायरुलेंट्स, ये दो जो है बैक्टीरियल जो है स्ट्रेन इन्होंने बताया। जो वायरुलेंट थी वो डिजीज काजिंग थी और जो नॉन वायरुलेंट थी वो डिजीज काजिंग नहीं थी। मीन्स स्मूथ सेल वॉल अर्थात पॉलीसेकेराइड का जिसके ऊपर मतलब सेल वॉल प्रेजेंट था वो यस स्ट्रेन था, और जिसके ऊपर नहीं था वो आर स्ट्रेन था। यस वाला बीमारी उत्पन्न कर रहा था जबकि आर वाला बीमारी उत्पन्न नहीं कर रहा था। इन्होंने क्या किया कि यस स्ट्रेन को सबसे पहले चूहे में इंजेक्ट कराया। जब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, यहीं से एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग हो रही है। ग्रिफिथ ने सबसे पहले यस स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहा मर गया। मतलब कि जो यस स्ट्रेन था वो बीमारी फैला रहा था जिसके कारण चूहा मर गया। इन्होंने फिर दोबारा आर स्ट्रेन, मतलब एक बार इन्होंने यस स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया तो चूहा मर गया, दूसरी बार इन्होंने जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया चूहे में तो चूहे की मृत्यु नहीं हुई। तीसरी बार इन्होंने यस स्ट्रेन को 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट किल्ड किया, जिसके कारण जो बीमारी फैलाने का फैक्टर था वो नष्ट हो गया और फिर चूहा नहीं मरा। आर स्ट्रेन को चूहे में डालने पर चूहे की मृत्यु नहीं होती है, यस स्ट्रेन को चूहे में डालने पर उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि यस स्ट्रेन डिजीज काजिंग है। तब जब यस स्ट्रेन को बॉयल करके उसके कैपेसिटी को, डिजीज फैलाने की कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करके जब उसको फिर से जो है उसके अवशेषों को, यानी हीट किल्ड जो यस स्ट्रेन था उसको जब पहुंचाया गया चूहे के अंदर तो चूहा नहीं मरा। फिर ग्रिफिथ ने क्या किया लास्ट में कि इन्होंने हीट किल्ड यस स्ट्रेन और प्लस जो लाइव था, यानी कौन, आर स्ट्रेन दूसरा वाला जो कि बीमारी नहीं फैला रहा था, लिव आर स्ट्रेन और डेथ अर्थात हीट किल्ड एस स्ट्रेन, दोनों को मिला के जब चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा मर गया। नॉर्मली प्रयोग में हम यही सोचेंगे कि आर स्ट्रेन बीमारी नहीं फैला रहा है, यस फैला रहा है, तो उसको हम हीट किल्ड करके उसके बीमारी फैलाने वाले फैक्टर को हटा दे रहे हैं, तो दोनों को मिलाने के बाद चूहा मरेगा नहीं। नॉर्मली हम यही सोच सकते हैं क्योंकि भाई आर वाला बीमारी फैला नहीं रहा है, यस वाला फैला रहा है, तो उसको हम निष्क्रिय करके डाल रहे हैं। अपने प्रयोग में भी हम अलग अलग देख लिए, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराने पर चूहे की मृत्यु नहीं होती है, यस स्ट्रेन को हीट किल्ड कराने पर बीमारी फैलाने के फैक्टर नष्ट हो गए तब चूहे की मृत्यु नहीं होती है। तो एक्सपेरिमेंट में कोई भी आदमी अगर एक्सपेरिमेंट करेगा तो यही सोचेगा कि आर वाला फैला नहीं रहा है और यस स्ट्रेन को हमने हीट किल्ड करके उसके बीमारी वाले फैक्टर को हटा दिया है। दोनों को मिलाएंगे अगर तो भी चूहे को मरना नहीं चाहिए, परंतु चूहा मर गया। जब चूहे के ब्लड का स्टडी किया ग्रिफिथ ने तो उसने एक कंक्लूजन निकाला कि जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन है उसमें कोई ऐसी चीज थी जो आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दी यस स्ट्रेन में। हीट किल्ड यस स्ट्रेन में कोई ऐसी चीज थी जो कि जीवित आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दी यस स्ट्रेन में, यानी अच्छे बैक्टीरिया को बदमाश बैक्टीरिया बना दिया गया यहाँ पे, और जो नॉन डिजीज काजिंग था वो डिजीज काजिंग हो गया। वो चीज क्या थी आगे जाके पता चला कि डीएनए
आज तो हम जान रहे हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन उस समय 1928 की हम बात कर रहे हैं, उस समय ये पता नहीं था कि आनुवंशिक पदार्थ है क्या। क्योंकि जब फ्रेडरिक माइसर ने 1869 में पस वाली सेल्स से उसके न्यूक्लियस से न्यूक्लिन निकाला था, तो उसमें जब उसकी रासायनिक संरचना का स्टडी हुआ तो उसमें ये देखा गया कि फास्फोरस ज्यादा है जबकि सल्फर कम है। तो ये कयास लगाए जा रहे थे उस समय कि जो भी पदार्थ न्यूक्लिन में मौजूद है वो जो है प्रोटीन तो नहीं हो सकता, वो जो है प्रोटीन तो नहीं हो सकता, लेकिन ये भी क्लियर नहीं पता था कि वो जो है डीएनए ही है। क्योंकि जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसमें जो है तालमेल बहुत अच्छा नहीं था। कोई प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल बोल रहा था, कोई जो है डीएनए को बोल रहा था। यहाँ ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ये बताया कि कोई ऐसी चीज है जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन से जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन का जो अवशेष है उसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है किसमें, यस स्ट्रेन में। इसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ग्रिफिथ इफेक्ट बोलते हैं। ये 1928 में आया था। यहीं पर इनका प्रयोग जाके खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर इन्होंने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की। यहीं पर अपने एक्सपेरिमेंट के जो भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया उसको लोगों को बताया। आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे कि जहां पर ग्रिफिथ ने अपने जो है एक्सपेरिमेंट को रोका था, या जहां मतलब जो भी इन्होंने प्रूव करके बताया था उसके आगे की बात एवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी ने जो है बताई, वो हम आगे जानेंगे। और ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको हल करिए। और इसमें भाई अगर आपका कोई सुझाव है तो आप भेज सकते हैं। ठंडक से अपने आप को बचा के रखिए, कोरोना से भी बचा के रखिए। और देखिए यूपी बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है वो 20 मार्च ये सुनने में आ रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक डेट नहीं आया है। तो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इस बार मान लीजिए कि आपके एग्जाम लगभग संभावनाएं हैं कि 99% की होंगी। इस बार आपको जो है पिछली बार की तरह निराश नहीं होना पड़ेगा। आप एग्जाम में बैठने का अवसर जरूर प्राप्त करेंगे। और मैं उन सभी बच्चों को जो कि यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में या जिस किसी भी बोर्ड में, पूरे भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, जिन किसी को भी जो है बोर्ड देना है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सफल हो। मेरा वीडियो आप जरूर देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और ठीक है बच्चों, ओके, शुभ रात्रि।